हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 16/1/2023 को आयोजित बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र, जिसका सब्जेक्ट कोड SOC 103 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम आइए आज के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को क्रमशः देखते हैं और उनके उत्तर को देते हैं। आज का जो प्रश्न पत्र में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह यह है कि पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प आपका होगा वो होगा विकल्प बी, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। पर संस्कृति ग्रहण में यानी जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और दोनों एक दूसरे के तत्वों को ग्रहण करती हैं आपस में, यानी टू वे प्रोसेस है। दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ ग्रहण करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। ऑप्शन बी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य और आंतरिक तत्वों का विभेद किया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प है वह है विकल्प सी, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के बाह्य और आंतरिक तत्वों का विभेद किया है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है यानी प्रश्न संख्या 3, भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक अभिसरण। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक अभिसरण। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संपर्क के बिना भी व्यक्ति के बीच होने वाली अंतःक्रिया कहलाती है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है विकल्प बी, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो है उसके लिए उनके बीच में संपर्क का होना व्यक्तियों के बीच में कोई ज़रूरी नहीं है। संघर्ष में तो है कि आमने सामने होते हैं तो संघर्ष की स्थिति होती है, लेकिन इसमें संघर्ष प्रतिस्पर्धा में संपर्क के बिना भी जो है वो अंतःक्रिया होती रहती है। तो इस प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सभ्यता का उदाहरण है। 4 उत्तर आप ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी रेडियो। तो संगीत, साहित्य, नाटक ये जो है संस्कृति के उदाहरण है। अब जो ऑप्शन डी है रेडियो, वह सभ्यता का उदाहरण है। रेडियो है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, पंखा है, मोटर गाड़ी है, ये सब क्या है, ये सब सभ्यता के उदाहरण हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी रेडियो आपका सही उत्तर होगा। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया कि सातवीकरण में निहित है। जो सातवीकरण एसिमुलेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है, उसमें क्या निहित है। तो प्रश्न संख्या 6 से जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी, सांस्कृतिक भिन्नताओं की समाप्ति। सांस जो है प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी,
सांस्कृतिक भिन्नताओं की समाप्ति यह पर सात्वीकरण में निहित होती है। यानी सात्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उसमें से एक संस्कृति अपनी विशेषताओं को छोड़कर दूसरी संस्कृति में एकदम विलीन हो जाती है, तो जो सांस्कृतिक भिन्नता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को प्रस्तुत किया। तो लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक फंक्शनल एस्पेक्ट को उन्होंने प्रस्तुत किया था। यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से विकल्प संख्या सी आपका सही उत्तर होगा, प्रकार्यात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 7 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहयोग में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण किया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से जो आपका सही विकल्प होगा AW ग्रीन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। AW ग्रीन ने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 भागों में उसका वर्गीकरण किया है, उसको बांटा है। या सहयोग के 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की वह कौन सी दशा है जिसमें क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण बनता है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, बहुल संस्कृतिवाद। बहुल संस्कृतिवाद जो होती है वह क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण को बनाता है। यानी प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बहुल संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को कहते हैं। बहुल संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को हम लोग एकल संस्कृतिवाद के नाम से जानते हैं। यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एकल संस्कृतिवाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। 4 विशेषताएं दी गई हैं, उसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी अभौतिक संस्कृति की विशेषता है। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, जिसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति का मुख्य वाहक है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है सामाजिक मानदंड संस्कृति के मुख्य वाहक हैं। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा विकल्प ए, सांस्कृतिक तत्व। कल्चरल एलिमेंट को संस्कृति की हम सबसे छोटी इकाई के रूप में जानते हैं। यानी प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर है। तो सभ्यता और संस्कृति का मुख्य अंतर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जिसकी हम इच्छा करते हैं। यानी प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी
आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय विचारक ने बहुलवाद को आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यात किया है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प सी, एस.सी. दुबे। एस.सी. श्यामाचरण दुबे ने जो है बहुलवाद को आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यात किया है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित रहा है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा जो कि हर्शकोविच के द्वारा दी गई है, यह मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी से अधिक संबंधित रहा है। तो प्रश्न संख्या 16 का जो 4 विकल्प दिया है उसमें से आपका विकल्प बी सही उत्तर होगा, मानव शास्त्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, जिसमें एक परिभाषा संस्कृति की दी गई है और आपसे पूछा गया कि यह किसने कहा या यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जो परिभाषा दी है वो है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह कथन E.B. टायलर का है। यानी प्रश्न संख्या 17 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, E.B. टायलर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? सोशल मोबिलिटी। तो यह जो 4 ऑप्शन दिए गए प्रश्न संख्या 18 में उसमें से सही विकल्प है औद्योगिक। और जो सामाजिक गतिशीलता है वह औद्योगिक समाजों की एक प्रमुख विशेषता होती है। औद्योगिक समाज में ही आपको गतिशीलता देखने को ज़्यादा मिलती है। परंपरागत समाजों में, जनजातीय समाजों में, कृषि आधारित समाजों में यहाँ आपको सामाजिक गतिशीलता नहीं देखने को मिलती। यानी प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाजों की विशेषता होती है? तो यह भी इसका जो सही उत्तर होगा, 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से विकल्प बी, आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो वर्गों के आधार पर होता है। परंपरागत समाजों में तो जाति के आधार पर इस प्रकार होता है, लेकिन जो आधुनिक समाज हैं वहाँ वर्ग पर आधारित स्तरीकरण होता है। अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है एक कथन दिया है, कथन दिया गया और पूछा गया है कि किसने कहा। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही विकल्प है वो है विकल्प सी, मजुमदार और मदन के द्वारा। यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और हर तरह की परीक्षा में यह, चाहे आपका BA का हो, MA का हो या अन्य कंपटीशन हो, जहाँ जो है यह कथन पूछा ही जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया कि एक समान संस्कृति पाई जाती है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प सी, संस्कृति क्षेत्र में। एक संस्कृति क्षेत्र में एक समान संस्कृतियाँ या संस्कृति पाई जाती है। तो इसका प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसके द्वारा दी गई है? तो प्रश्न संख्या 22 का जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा आपका M.N. श्रीनिवास के द्वारा। M.N. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा को दिया है। प्रश्न संख्या 23 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष
का वर्गीकरण किसने किया है? 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन डी, के डेविस। किंग्सले डेविस ने संघर्ष को 2 भागों में बांटा है, आंशिक और पूर्ण। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है। 4 विशेषता दी गई हैं और उसमें से आपको एक छांटना है कि कौन सा जाति से व्यवस्था संबंधित नहीं है। अंतर्विवाह ये तो होता है, एंडोगैमी जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। संस्तरण यानी हर जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का जो है संस्तरण होता है, उनका निर्धारण होता है। और ऑप्शन सी दिया है प्रतिलोम का नियम, यह नहीं है। ऑप्शन डी पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा, यह जाति व्यवस्था की विशेषता है। यानी प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, प्रतिलोम का नियम। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, यह कथन किसका है? सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। यह कथन जो है मैकाइवर का है, यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी, मैकाइवर। प्रश्न संख्या 26 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया? जी.एस. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इन चारों दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, 6। जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27, जिसमें एक कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये किसने कहा, ये किसने दिया। प्रश्न संख्या 27 में जो कथन दिया वो इस प्रकार है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं। यह कथन दिया गया है, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स कूले द्वारा। चार्ल्स कूले ने यह कहा है कि जब एक वर्ग वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो उसको हम लोग जाति का नाम दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने जाति विभाजन का विश्लेषण सुचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है विकल्प ए, लुई ड्यूमा ने जाति विभाजन का जो विश्लेषण है वो सुचिता और प्रदूषण इससे संबंधित ये प्रश्न था, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा। तो लॉर्ड ड्यूमा ने जाति विभाजन का विश्लेषण इस आधार पर किया है। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा है कि सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सबसे पहले सामाजिक संरचना की जो है व्यवस्थित रूप से अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो उसमें से सही ऑप्शन है होकार्ट एवं सेनाट, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी, होकार्ट एवं सेनाट आपका सही उत्तर है। इन्होंने जाति की धार्मिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग की अवधारणा
किसने प्रस्तुत की? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, ऑकबर्न के द्वारा। ऑकबर्न ने जो है कल्चरल लैग की अवधारणा दी है, या सांस्कृतिक विडंबना जिसको हिंदी में लोग जानते हैं, उसकी अवधारणा दी है, जिसके अनुसार जो अभौतिक संस्कृति होती है वह भौतिक संस्कृति की तुलना में पीछे रह जाती है। इसी को जो है हम लोग सांस्कृतिक विडंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्त्रीकरण किस समाजों की विशेषता है। जो 4 विकल्प प्रश्न संख्या 32 में दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, आधुनिक समाजों की। जो आधुनिक समाज में जो है वर्ग व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। जो परंपरागत समाज होते हैं वो जाति पर आधारित। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी सही उत्तर है, आधुनिक समाजों की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी सामाजिक मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक अंतःक्रिया ये सामाजिक संरचना के तत्व हैं। सामाजिक आंदोलन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है। 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए संपत्ति, किसके आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण होता है, धनी निर्धन, उच्चता या निम्नता के क्रम में लोग बांटते हैं, बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी हम उच्चता और निम्नता के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रजाति भिन्नता के आधार पर भी करते हैं, सहयोग के आधार पर नहीं करते, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट मॉर्टन। रॉबर्ट मॉर्टन ने कहा है कि सामाजिक संरचना के जो प्रत्येक अंग है उनके कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं, यानी हर अंग के अपने अलग अलग प्रकार निर्धारित हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी मॉर्टन सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण का संबंध किससे है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन बी, संस्तरित श्रेणियों से। सामाजिक स्त्रीकरण का संबंध जो है संस्तरित श्रेणियों से होता है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के रूप में किया है। तो यह वर्गीकरण परिस्थिति का जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से सही ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन सही है। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को प्रदत्त और अर्जित 2 भागों में बांटा है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प है E.T. हिलर, विकल्प सी।
E.T. हिलर ने मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी है। यानी मुख्य परिस्थिति वह होती है जो अन्य परिस्थितियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसको मुख्य परिस्थिति के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह कॉन्सेप्ट E.T. हिलर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के मध्य भेद को किसने स्पष्ट किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आकबर, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी, आकबर ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच में जो है भेद को स्पष्ट किया है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। वह है 40वां प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फोकवेज जन रीति, जिसको जानते हैं हम लोग हिंदी में, शब्द का सृजन किया है। फोकवेज शब्द का सृजन किसके द्वारा किया गया है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प होगा आपका विकल्प बी, समनर। प्रश्न संख्या 40 का जो विकल्प है बी, समनर, वो सही विकल्प होगा। समनर ने ही फोकवेज शब्द का सृजन किया है। तो इस प्रकार आपके 40 प्रश्न के उत्तर आप लोगों को मिल गए हैं, और आप अपने उत्तरों की जांच इसके द्वारा कर सकते हैं। और उत्तर की जांच करने के बाद आप अपने कमेंट के द्वारा हमें यह बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और इस वीडियो को यदि यह आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।